शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन पे 3rd ग्रेड के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप टेस्ट सीरीज और कोर्सेज दोनों खरीद सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए जो ये नंबर दे रखा है इसके ऊपर आप कॉल कर लीजिए। यहां से आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं आपकी क्लास को। तो सबसे पहले सभी लोग जो जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए और बाकी लोग जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि आज अपनी 70 क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है तो एक लंबा सेशन हम लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस सेशन का आपके सामने है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को बताना है अंडरलाइन वर्ड क्या है। चलिए, इसमें अंडरलाइन नहीं है तो आपके पास यहां पे अंडरलाइंड वर्ड है ये वाला प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपने को बताना है सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। सबसे पहले यदि सेंटेंस को देखते हैं तो ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बाकी बची पार्ट में प्रेडिकेट में ये आपकी वर्ब है और ये उस वर्ब का क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में आपके पास ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इंग्लिश में दो ही होते हैं, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें आपका ये प्रैक्टिस वर्ड नाउन है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखें कि प्रैक्टिस TICE की जगह यदि SE हो जाता तो ये फिर आपकी क्या बन जाती, वर्ब बन जाती। PRATICE ये आपका नाउन है और SE होते ही ये वर्ब हो जाती। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हेन प्लूरल प्रोनाउंस फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स आर यूज्ड टुगेदर एज अ सब्जेक्ट, व्हाट विल बी देयर सीक्वेंस और ऑर्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक साथ में यूज होते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी। यानी तीनों पर्सन्स जो आते हैं, फर्स्ट पर्सन है आपके I और V, इसके बाद में सेकंड पर्सन है आपका you, थर्ड पर्सन है आपके he, she, it और they। ये आपके तीनों के तीनों कौन से पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन। जब हम थर्ड पर्सन के केवल प्लूरल की बात कर रहे हैं तो इसमें प्लूरल आ गया ये, यू का प्लूरल यू ही है और इसका प्लूरल यानी थर्ड पर्सन में प्लूरल आ गया दे। यदि वी, यू और दे तीनों पर्सन्स के प्लूरल्स यदि सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा। अब ऑर्डर दो तरीके से हमें देखना होता है, गुड सेंस में या बैड सेंस में। तो दोनों ही सेंस में इनका सेम ऑर्डर रहता है। अपने को ऑर्डर बताना है। सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, क्या यही ऑर्डर फॉलो करेंगे या फिर सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर पहले सेकंड पर्सन बाद में थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन, जो जनरली हम फॉलो करते हैं गुड सेंस में 2 3 1 वाला, और या फिर ये रहेगा 3 2 1 वाला। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका आंसर ठीक रहेगा। प्रवेश करें फोर्थ वाला। देखो, जब तीनों पर्सन्स के प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं वी, यू और दे, तो तीनों का क्रम यही रहता है जो दे रखा है अपने को। इसका मतलब है पहले फर्स्ट पर्सन आता है, उसके बाद में सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। यदि तीनों के सिंगुलर और प्लूरल मिक्स में यूज करते तो गुड सेंस में ये वाला आ जाता और बैड सेंस में आपका ये वाला आ जाता। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रोनाउन का सीक्वेंस पूछा है केवल अपने को प्लूरल नंबर का, तो प्लूरल नंबर का हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, जिनका ये वाला आंसर है वो ठीक है, बाकी सभी का गलत है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तीनों के प्लूरल, ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इट वॉज डैश हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। अपने को बताना है यहां पे अपन क्या फिल कर दें कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। यहां पे मी के जो केस हैं वो दे रखे हैं, मी या फिर आई या फिर माई या फिर मी, इनमें से हम कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल करें। तो देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा
कि इट इज के बाद जब भी हम किसी प्रोनाउन को लिखते हैं और उस प्रोनाउन के बाद में कोई रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लोज हो, तो वहां पे जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में रहेगा? क्या वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा? क्या वो पजेसिव केस में रहेगा? तो पजेसिव तो आपको पता है तब आता है जब आगे नाउन दे रखा हो, तो ये वाला तो हट गया। ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसका यूज भी हम नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? फर्स्ट वाले आई का, सॉरी सेकंड वाले आई का। आई इसलिए आ जाएगा क्योंकि इट इज के बाद में हमेशा जो प्रोनाउन का केस यूज होता है वो कौन सा होता है? नॉमिनेटिव केस यूज होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आप यूज कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जिनका आंसर फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज मार्टियरडम? यहां पे एक वर्ड दे रखा है आपके पास मार्टियरडम। आपको पूछा गया है कि वो इनमें से किस टाइप का नाउन है। क्या वो प्रॉपर नाउन है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है? तो मार्टियर जो वर्ड होता है, मार्टियर वर्ड होता है आपका कॉमन। इसका मीनिंग होता है शहीद। जो व्यक्ति देश के लिए, देश हित के लिए मरता है उसे हम शहीद बोलते हैं। इसी से आपका वर्ड बनता है मार्टियरडम, और मार्टियरडम का मीनिंग हो गया आपका शहादत। और शहादत है उसको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी इंटेंजिबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। ये प्रॉपर नाउन है नहीं, कलेक्टिव भी इसमें कोई काम नहीं, मटेरियल भी ये है नहीं। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। बिल्कुल जिन्होंने ये वाला आंसर दिया है ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अन्ना ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। अपने को बताना है ये जो सेंटेंस है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये अंडरलाइन जो सेंटेंस है ये आप कौन से टेंस का मानेंगे? क्या ये सिंपल प्रेजेंट का है, क्या सिंपल पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो हमें केवल इसका टेंस बताना है। टेंस के लिए आप सबको पता है, टेंस का मीनिंग ही होता है वर्ब की फॉर्म। वर्ब फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है वर्ब की फॉर्म देखकर ही आपको पहचानना है। और यहां पे आपके पास वर्ब है, ड्रीम की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ड्रीम जो है इसकी दो सेकंड फॉर्म होती है, एक होती है ड्रीम्ड और एक होती है ड्रीम्ड। जो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करने वाले हैं उनके लिए सेकंड फॉर्म ये रहती है और अमेरिकन के लिए ये वाली रहती है। तो अपने को इसको फॉलो करना है, यही अपने को दे रखी है। सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? सिंपल पास्ट। ये भी ध्यान में रखें, इसकी दो थर्ड फॉर्म होगी, एक ये वाली एक ये वाली। जो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं वो इसी सेकंड फॉर्म को फॉलो करेंगे और जो अमेरिकन को फॉलो करते हैं उनके ये प्रचलन में है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क द सेंटेंस इज इन। अपने को बताना है ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क। अपने को बताना है ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, या सिंपल पास्ट टेंस में है? तो इस सेंटेंस में देखो अपने पास जो वर्ब दे रखी है वो एक तो ये वाली दे रखी है और एक दे रखा है फिनिशिंग। लेकिन ये जो फिनिशिंग दे रखा है ये तो एक नॉन फाइनाइट की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब सेंटेंस की ये मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब नहीं है। और टेंस जो होता है वो हमेशा फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो आपकी फाइनाइट वर्ब दे रखी है एम। अब एम इनमें से कौन से टेंस में आता है? एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आता है। ये दो ऑप्शन तो आपके चले गए। अब बताना है इन बचे हुए दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो यदि एम के जस्ट बाद ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म दे रखी होती तब तो आपका आंसर आ जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे तो एम अकेला दे रहा है, इसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे एम जो है वो एक नॉन एक्शन मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। आप चाहें तो इस लिंकिंग वर्ब को कॉप्युलर वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इज आर एम का यूज होता है और वो भी नॉन एक्शन वर्ब के तौर पर, तो उन्हें लिंकिंग वर्ब्स या कॉप्युलर वर्ब्स आप बोलते हैं। तो जिनका ये वाला आंसर है उनका ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट वाला गौरव अग्रवाल जी, सॉरी जगरवाल जी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना,
मिस माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 5000 फीट दैट्स द सी लेवल। अपने को बताना है यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन फिल करेंगे अपन, ओवर या अबाउ या ऑन या आफ्टर। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। तो देखो सी लेवल को बताने की बात हो रही है, सीधा सा ये ध्यान में रखें, सी लेवल के लिए जो आपका प्रेपोजिशन आता है वो ओवर नहीं आता, ऑन भी नहीं आता, आफ्टर नहीं आता, आपका आंसर आ जाएगा अबाउ। सी लेवल को बताने के लिए यानी एल्टीट्यूड को बताने के लिए, समुद्र तल से ऊंचाई उसको बताने के लिए या फिर हाइट को बताने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, अबाउ। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा अबाउ। जिनका ये वाला आंसर है उनका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए एक बार फिर से जानकारी है आपके लिए, स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन पर 3rd ग्रेड के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है फर्स्ट लेवल वालों का, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इंग्लिश की। चलिए, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, द वार्निंग बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द मेन गेट ऑफ हिज हाउस, इट रीड्स प्लीज बीवेयर डैश द डॉग्स। ठीक है, इसका मतलब है उसके घर के ऊपर एक वार्निंग बोर्ड टंगा हुआ है, लटक रहा है, और उसके ऊपर यह सूचना लिखी हुई है। यहां पे अपने को बताना है कौन सा प्रेपोजिशन इसमें अपन फिल करेंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। प्लीज बीवेयर, फ्रॉम, ऑफ, टू या विद। तो ये एक तरह से फिक्स प्रेपोजिशन तो मैं नहीं बोलूंगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस चेंज होते रहते हैं, फिक्स कुछ नहीं होता, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं एक डेफिनिट सा प्रेपोजिशन है। तो यहां पे अपने को बताना है कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। तो जिन्होंने इस वर्ड को कहीं पे पढ़ा है वो जानते हैं कि जब किसी से सावधान रहने की बात आती है तो बीवेयर के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। फ्रॉम भी यूज नहीं करते, टू भी यूज नहीं करते, विद भी यूज नहीं करते। तो आपका आंसर रह जाएगा यहां पे ऑफ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देयर वर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे ही है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। देयर वर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है 2, ऑन, 4 और 8। आपको बताना है इसमें कौन सा प्रेपोजिशन ठीक हो जाएगा। तो चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो हम जनरली बोलते भी हैं ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। तो यहीं से आपकी बोलचाल की जो भाषा है वहीं से ये क्वेश्चन बन जाता है और आपका आंसर आ जाता है ऑन। देयर वर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। इसका मतलब है रिपब्लिक डे पे बहुत सारे पुलिस वालों की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पर थे। तो आपका आंसर आ गया यहां पे ऑन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, ही वॉज एक्यूज्ड डैश हिज वाइफ। अपने को बताना है कौन सा प्रेपोजिशन इसमें ठीक रहेगा, ऑफ, बाई, विद या एट। तो सबसे पहले अपने को एक्यूज्ड के बाद में नजरें घुमानी है। एक्यूज जो वर्ड है, एक्यूज्ड जो वर्ड है वर्ब की 3rd फॉर्म है, पैसिव के तरीके से सेंटेंस बना है यानी पैसिव वॉइस बना है। इसके बाद में यदि आपको दे रखा हो कोई क्राइम, एक्यूज का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, तो किस क्राइम के लिए दोषी ठहराया गया है तब तो आप यूज करेंगे ऑफ। और यदि एक्यूज्ड वर्ड के साथ में आगे आपको मेंशन करना हो कि किसके द्वारा, यानी पर्सन दे रखा हो, किस पर्सन के द्वारा एक्यूज्ड बनाया गया है, किसके द्वारा दोषारोपण किया गया है, तो आप यूज करते हैं बाई। तो दोनों प्रेपोजिशंस आते हैं ऑफ और बाई। यदि एक्यूज्ड के बाद में क्राइम मेंशन होगा तब तो आपका ऑफ आ जाएगा, यदि यहाँ पे पर्सन मेंशन होगा तो आपका बाई आ जाएगा। तो इस सेंटेंस में एक्यूज्ड के बाद में आप नोटिस करेंगे क्या दे रखा है, हिज वाइफ। और हिज वाइफ आपका कोई क्राइम तो है नहीं। यदि यहाँ पे मर्डर आ जाता, थेफ्ट आ जाता, स्टीलिंग आ जाता तो आप लिख देते ऑफ। फिलहाल तो अपने को पर्सन दे रखा है और पर्सन जब दे रखा हो तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, बाई रहने वाला है। जिन्होंने कहीं पे ऑफ पढ़ा है वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आगे क्राइम दे रखा होगा तो ऑफ आएगा, यदि पर्सन दे रखा है तो आपका बाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, was the cause of his death। अपने को बताना है इस सेंटेंस में क्या फिल कर दें, ये एच भी कैपिटल है भाई। हाउ, वॉट, होम या हुज। तो
तो किससे अपना ये क्वेश्चन है वो ठीक बनेगा, अपने को क्वेश्चन वर्ड चूज करना है। तो हाउ वॉज द कोज ऑफ हिज डेथ, हाउ से तो अपने को क्वेश्चन बनाना ही नहीं है या बनता ही नहीं है, यूं कह दें। अपने को डेथ का कारण पूछा जा रहा है, जो रिप्लाई मांग रहा है किसका, एक तरह से देखा जाए तो वॉट का, भाई मौत का कारण क्या था, है ना, व्हाट वाज द कोज ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत का कारण क्या था। तो होम पर्सन का रिप्लाई भी नहीं मांग रहा, यानी कौन आदमी था ये भी नहीं पूछ रहा, किसका इसके बारे में भी कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आपका क्या। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मीनिंग के बेस पे इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया आपका व्हाट, व्हाट वाज द कोज ऑफ हिज डेथ, तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपके पास वर्ब है सॉ, इस सा का आपको बताना है कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे आप बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसके बाद में आपकी सेकंड फॉर्म आती है, इसे आप बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसके बाद में आपकी थर्ड फॉर्म आती है, इसको आप बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये आपकी आ गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद में वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आती है उसे आप बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो आपकी फोर्थ फॉर्म कहलाती है वो वर्ब की, यह आ गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपको बताना है इनमें से जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी वर्ब की वो कौन सी होगी। आपको वर्ब दे रखी है सा, यानी आपको बतानी है इसकी थर्ड फॉर्म। जब भी आपको किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछी जाती है तो याद रखें उस वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे सा जो दे रखा है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है। यहां कंफ्यूज होते हैं, एक तो वर्ब है सी, इसकी सेकंड फॉर्म है सा, इसकी थर्ड फॉर्म है सीन। एक तो ये वाली वर्ब है और एक वर्ब चलती है सा, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है साउड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है साउड, और इसकी थर्ड फॉर्म एक और होती है सन। ये तीनों फॉर्म होती है। इस सा का मीनिंग होता है आरी से काटना, किसी चीज को आरी से काटना, आरे को भी यही बोलते हैं। तो अब अपने को बताना है थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है इसकी। तो अपने को इसकी नहीं पूछी जा रही है, अपने को पूछी जा रही है इसकी थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है सा, ये तो फर्स्ट फॉर्म ये हो नहीं सकती। सीन, ये सी की थर्ड फॉर्म है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे यदि ए लिख देते तो ये ठीक हो जाता, लेकिन फिलहाल ई लिखा है तो ये भी आपकी थर्ड फॉर्म नहीं है। आपके पास आंसर रहने वाला है ये वाला साउड, थर्ड फॉर्म आपकी हो गई साउड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरी से काटना इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल वी डैश द एग्जामिनेशन। अपने को बताना है यहाँ पे कौन सी वर्ब फिल कर दें अपन की ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास वर्ब्स में है वर टेकन, आर टेकन, ये दोनों पैसिव वर्ब्स हो गई, क्योंकि इज, आर, एम और वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म केवल पैसिव में आती है। इसके बाद में आर टेकिंग और वर टेकिंग, ये आपकी एक्टिव की वर्ब है। तो देखो लाइट्स वेंट आउट व्हाइल वी, इसका मतलब यहाँ पे डूअर दे रखा है, तो आपको पैसिव वर्ब तो यूज नहीं करनी। अब आपको एक्टिव वर्ब यूज करनी है, तो कौन सी आएगी, वर टेकिंग या आर टेकिंग। तो इधर वाला जो सेंटेंस है वो आपको कौन से टेंस का है, पास्ट का है। इसका मतलब इधर भी आपका कौन सा टेंस आने वाला है, पास्ट टेंस आने वाला है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हट गया, आपके पास आंसर आ गया वर टेकिंग। इसका मतलब है लाइट्स तब चली गई जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे। तो इसमें आपका ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा वर टेकिंग, क्योंकि वो वाला सेंटेंस भी पास्ट में है तो इधर भी पास्ट टेंस आएगा। ये दोनों पैसिव की वर्ब हैं तो आएंगी नहीं। एक्टिव की वर्ब अपने पास दो ही बची, तो अपने पास आंसर आ गया वर टेकिंग। जिनका ये वाला आंसर है बिल्कुल ठीक है, वर टेकिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, फेमीन्स एंड ड्रोट्स, फेमीन्स एंड ड्रोट्स डैश कॉमन इन राजस्थान। अब अपने को पूछा गया है यहाँ पे वर्ब फिल करनी है अपने को, क्या आर आएगा, क्या वर आएगा, क्या हैड बीन आएगा, क्या विल बी आएगा। तो ये वाली जो बात है ना, देखो कॉमन है, कॉमन का मतलब है ये एक स्टेट है जो रेगुलर बेसिस पे होने वाले काम के लिए है। और जो स्टेट वाले सेंटेंसेस होते हैं जो परमानेंट स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसका मतलब फ्यूचर वाला ऑप्शन हट गया, पास्ट के दोनों ऑप्शंस हट गए, फिर तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा। इसका आंसर केवल अपने को सब्जेक्ट भी नहीं देखना, केवल सेंटेंस पढ़ना है। जो चीज स्टेट है, रेगुलर बेसिस पे होती रहती है,
उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, तो आपका आंसर आ गया आर। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो दे रखी है और ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं कैसा, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब भी आ जाएगी प्लूरल, तो आपका आंसर आ गया आर। बिल्कुल सिंपल सा है चंद्रजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है ही ऑर्डर्स मी एज इफ ही डैश माई बॉस। अपने को चूज करना है यहाँ पे वर्ब, अपने पास वोज है, वर है, बीन है और बी है, यानी बी की फॉर्म्स अपने को दे रखी है। तो देखो पहला सेंटेंस तो ये है ही ऑर्डर्स मी, इसके बाद में एक और क्लोज कंबाइन है और इसकी शुरुआत हो रही है आपकी एज इफ से। जो भी क्लोज एज इफ से स्टार्ट होता है वो अनरियलिटी को एक्सप्रेस करता है, और जिसमें अनरियलिटी होती है उसमें आपका प्रेजेंट टेंस तो आता नहीं। तो बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिना हैज के यूज नहीं होती। बी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपको यूज नहीं करनी। अनरियलिटी के लिए आप दो ही वर्ब यूज कर सकते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं या इसके बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। यदि अनरियलिटी आप जो इमेजिन चीज कर रहे हैं वो अनरियल है, यदि इमेजिनेशन आपका प्रेजेंट का और फ्यूचर का है तब तो आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि आपका इमेजिनेशन पास्ट का है तो आप यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो चीज आप इमेजिन कर रहे हैं, देखो इधर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये बात भी कब की हो रही है, प्रेजेंट की। इसका मीनिंग है वह मुझे इस तरह ऑर्डर देता है मानो वह मेरा बॉस हो, इसका मतलब अगला कहना चाहता है कि वह मेरा बॉस रियल में है नहीं। तो ये अनरियलिटी है, इमेजिनेशन है, बात प्रेजेंट की हो रही है, इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी अपने को दो दे रखी है बी की, तो वोज जो है वो रियलिटी को बताने वाली वर्ब है, इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है वर। वोज जो है वो रियलिटी को बताता है, ये इंडिकेटिव मूड की वर्ब होती है, और वर्ड जो है वो इमेजिनेशन को या अनरियलिटी को बताती है, और ये आपकी पास्ट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब है। तो आपका आंसर रहने वाला है इसमें वर। जिनका ये वाला आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5% पोस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर डैश डिसेबल्ड एंड 10% फॉर डैश एक्स सर्विसमैन। अपने को बताना है दोनों ही जगह पे आर्टिकल्स अपने को यूज करने, कौन से आर्टिकल्स ठीक रहेंगे। क्या दोनों जगह द आएगा, क्या दोनों जगह ए और द आएगा, क्या एक में कोई आर्टिकल नहीं, एक में द, या फिर एक में द और एक में एन। अपने को बताना है दोनों जगह कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे डिसेबल्ड का मतलब हो गया जितने भी डिसेबल पर्सन है वो सारे के सारे उनकी बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को, जैसे पुअर है वो एक एडजेक्टिव है, और जब भी आप किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज कर लेते हैं, यदि आप इसको ऐसे लिख देंगे द पुअर, तो फिर यह आपका बन जाएगा प्लूरल नाउन, यह आपका बन जाएगा प्लूरल नाउन। इसका मतलब है किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगते ही वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो डिसेबल्ड जो है वो भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही आप इसके पहले द ऐड करेंगे यह आपका बन जाएगा प्लूरल नाउन, और फिर इसका मीनिंग निकलेगा जितने भी डिसेबल लोग हैं, जितने भी अयोग्य लोग हैं, फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं वो सारे लोग। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन, तो इसके पहले भी आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों ही जगह पे आपका द जो ऑप्शन है वो ठीक रहने वाला है। तो देखिए ऐसा किस में दे रखा है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, बाकी तीन में ऐसा नहीं दे रखा, तो ये वाले तीनों ही आपके हट जाएंगे। तो इसमें डिसेबल्ड एक एडजेक्टिव है, इसके पहले द लग जाएगा तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा, ये प्लूरल नाउन है ही, इसके पहले भी आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, जितने भी एक्स सर्विसमैन है वो और जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं वो, उनके बारे में ये बात हो रही है। उनको 5% रिजर्व पोस्ट मिल रही है और उनको एक्स सर्विसमैन को 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, डैश इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश। अपने को यहां भी आर्टिकल्स चूज करने हैं, कौन सा आर्टिकल यहां पे करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट रहने वाला है।
चलिए, इसमें आपका कौन सा आर्टिकल ठीक रहने वाला है? तो देखो यहां पे जो इंग्लिश आ रहा है, इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब यहां पे जो इंग्लिश है वो नेशनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। भाई बोलेगा कौन? लोग ही तो बोलेंगे। लोग बोलेंगे तो हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, अंग्रेजों को क्या कहेंगे? इंग्लिश कहेंगे। इसका मतलब ये नेशनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, वो अंग्रेज लोग बोलते क्या है? इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो आपकी क्या है? एक लैंग्वेज है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि लैंग्वेज के नेम से पहले तो हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये बात तो सभी ने पढ़ी है। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये वाला ठीक हो जाएगा। यहां पे जब भी कोई वर्ड नेशनैलिटी को एक्सप्रेस करता है तो आप उसके पहले द यूज करें, और यदि वही वर्ड लैंग्वेज के रूप में आ रहा है तो आप उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो वहां पे द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज, और यहां पे इंग्लिश है एक लैंग्वेज। तो भाषा के नाम से पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए फिर से ये जानकारी है, स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन पे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी यहां से ले सकते हैं। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और इंग्लिश के साथ साथ अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और कोर्सेज भी सभी के अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ही स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन ही फर्स्ट डैश टू चर्च। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी वर्ब फिल कर दें कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब फिल करना आपको, यानी टेंस आपको बताना है। आपके पास वर्ब्स हैं वेंट, वॉज गोइंग, गोन और गोज। देखो यहाँ पे ये कह रहा है ही स्टिल रिमेंबर्स द डे, उसे अभी भी वो दिन याद है, व्हेन ही फर्स्ट, जब वह पहली बार, अब अपने को बताना है टू चर्च, जब वह पहली बार चर्च जा रहा था, जब वह पहली बार चर्च गया। ये वाला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म तभी आएगी जब उसके साथ हैज, हैव या हैड आएगा, जो यहाँ पे आपको दे नहीं रखा, तो ये भी हट गया। अब है गोज, इसका मतलब जब वह पहली बार चर्च जाता है। तो क्या आंसर इसका ठीक रहेगा? देखो इधर तो अपने को प्रेजेंट टेंस दे रखा है, लेकिन यहां मीनिंग जो देखें तो वो ये मीनिंग कब का आ रहा है? पास्ट का आ रहा है। इसका मतलब है उसे अभी भी वो दिन याद है जब वह पहली बार चर्च गया था। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ये वाला भी हट गया, आपके पास आंसर आ गया ये। इसका मतलब उसे अभी भी वह दिन याद है जो जब वह पहली बार चर्च गया। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक। आपके पास यहां पे वर्ब चूज करने का क्वेश्चन है, वेंट, गो, हैव गॉन या विल गो। अपने को बताना है इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सेंटेंस जो दे रखा है वो आपका प्रेजेंट में है। इसका मतलब है टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, और इसका कारण आगे लिखा है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि यदि अवेलेबल नहीं है, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो इसका मतलब टेंस भी आगे प्रेजेंट ही आएगा। और इसका मीनिंग निकाल कर देखें, क्योंकि वे हड़ताल पर चले गए हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट में ही आ रहा है। तो ये वाला तो ऑप्शन हट ही गया, ये भी हट गया। अब आपके पास दो बचे, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों में से अपना कोई एक आंसर होगा। तो वे चले गए, तब तो बात होती कब की? पास्ट की, लेकिन यहां पर तो बात कब की हो रही है? प्रेजेंट की। तो इसका मतलब वे चले गए हैं, अभी वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इस बात का इंपैक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे एक्शंस जो नियर पास्ट में हुए हैं और जिनका इंपैक्ट अभी भी है, ऐसे एक्शंस को हम कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा हैव गॉन। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा आई फाउंड माई फ्रेंड डैश फॉर मी। अपने को यहां पे बताना है क्या आएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, वेटिड, वॉज वेटिंग, वेट्स या वेटिंग। इनमें से अपने को चूज करनी है वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स भी है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। देखो व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा, इसका मतलब है जब मैं सिनेमा पहुंचा। आई फाउंड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को पाया। फॉर मी, मेरे लिए। अब क्या करते हुए पाया? तो यहां पे तो देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। यहां पे वॉज वेटिंग, यहां पे वेट्स और यहां पे वेटिंग। अपने को चूज करनी है वर्ब।
अच्छा, ये वर्ब फाइनाइट आएगी या नॉन फाइनाइट आएगी? तो देखो इसमें फाइनाइट वर्ब तो ऑलरेडी एक दे रखी है, और दूसरी सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगी वो आपकी नॉन फाइनाइट होगी। तो देखो ये वाली भी फाइनाइट वर्ब है, ये वाली भी फाइनाइट वर्ब है, ये वाली भी फाइनाइट वर्ब है, एक ही नॉन फाइनाइट वर्ब है जिरंड के रूप में, वो है वेटिंग। तो आपका आंसर आ जाएगा वेटिंग। आई फाउंड माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी, इसका मतलब है मैंने अपने फ्रेंड को मेरे लिए इंतजार करता हुआ पाया। तो जिन्होंने भी ये वाला आंसर किया है वो बिल्कुल ठीक है। देखो इस सेंटेंस में यहां से ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब आगे जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, है ना। तो यहां पे कौन सी वर्ब आएगी? नॉन फाइनाइट। तो ये वाली देखो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, ये वाली भी वोज, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब भी आ जाता, ये भी चेंज होती, ये वाली भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती। लेकिन यहां पे आप सब्जेक्ट चाहे कोई भी लिख दें, ये वेटिंग वेटिंग ही रहेगा, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाली वर्ब है। इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन है जो आपको यहां पे पूछा गया है। अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके सीरीज में जितने भी हैं। आगे बढ़िए, ये उससे भी बेटर क्वेश्चन है आपका। आई हैव बॉट डैश फ्रॉम रमा पुस्तक मंदिर, इसका मतलब है मैंने रमा पुस्तक मंदिर से खरीदी है। अब पुस्तक मंदिर लिखा है तो डेफिनेट सी बात है वो कोई किताबों की दुकान है, स्टेशनरी है। अब अपने को ऑप्शंस में भी इसी तरह से दे रखा है, स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरीज, स्टेशनरीज। अब दो स्टेशनरी वर्ड दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो है ये जो स्टेशनरी होता है STAT, ये वाला जो स्टेशनरी है STATIONARY, इस स्टेशनरी का मीनिंग तो होता है नॉट मूविंग, यानी कोई चीज जो स्थिर पड़ी है, हिलती डुलती नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। और एक स्पेलिंग है STATIONERY, इस स्टेशनरी का मीनिंग होता है राइटिंग मटेरियल, यानी जो लिखने की सामग्री है जो आप स्टेशनरी दुकान से खरीद कर लाते हैं, उस स्टेशनरी की स्पेलिंग ये वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का ही प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। भाई ये तो नॉट मूविंग, इसका तो सवाल ही नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे ही एडजेक्टिव हो गया एक तरह से। और ये वाला जो स्टेशनरी है ये नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके वैसे ही गलत है, एडजेक्टिव का प्लूरल बनता नहीं है, और ये वाला आपका नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल वैसे नहीं बनेगा। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शंस बचे? दो बचे। इसका आप मीनिंग जानते हैं नॉट मूविंग, तो इसका मतलब ये वाला स्टेशनरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव बॉट स्टेशनरी, ERY, ये वाला आपका राइटिंग मटेरियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू बी लर्न्ड। यहां पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये अंडरलाइंड है, और इसकी जगह पे अपने को बताना है कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है या जो लिखा है वो ठीक है, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। टू बी लर्न को टू लर्न लिखें, टू हैव लर्न लिखें, टू बी लर्न लिखें, या फिर इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करें, जैसा है वैसा ही ठीक है। यह भी बेहतर क्वेश्चन है पिछले वाले से, उससे भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। और यह भी आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स चलती है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, नॉन फाइनाइट्स से आपका क्वेश्चन है, यानी वर्ब वाले टॉपिक से। तो इसकी जगह पर हम क्या कर दें कि ये ठीक है। तो इंग्लिश इज डिफिकल्ट, अब देखो इसका पैसिव बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे जो लिखा है वो पैसिव बना के लिखा है, पैसिव बनाने की जरूरत कहां पड़ी जब आगे का सेंटेंस एक्टिव में ही है। तो इधर भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब एक्टिव में ही रहेगी, पैसिव में क्यों रहेंगी? पैसिव तब बनती जब आप किसी एक्शन को उसके पहले ले आते, एक्शन तो यहाँ पे पहले है नहीं, तो इसका मतलब है फिर आपका ये वाला आंसर ठीक है। इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न, है ना। हमें पैसिव बनाना ही नहीं है जब तक हमें पैसिव बनाने के लिए दिया नहीं जाए या कोई एक्शन नहीं दिया जाए। इसको ऐसे दे देते, इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न फॉर मी, तो फिर हम वापस बना सकते थे, इंग्लिश इज डिफिकल्ट फॉर मी टू बी लर्न्ड। देखो यहां पे छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, यहां पे यदि ऐसे दे देते इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न फॉर मी, तो जब पैसिव बनाते तो हम यहां पे मेंशन करते फॉर मी, लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब पैसिव है ही नहीं, ये एक्टिव है। तो एक्टिव में आपकी जो ये इन्फिनिटिव वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये
एक्टिव में ही रहेगी, पैसिव में नहीं रहेगी। ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये वाला भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन वो पैसिव में आती है। नो इंप्रूवमेंट वाली बात गलत हो गई क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा। ये यदि आपको समझ में आया तो दी बेस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर मी लिख देते तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये फॉर मी नहीं लिखने के कारण हमें पता चलता है कि इसका पैसिव नहीं बनाया गया, ये एक्टिव फॉर्म में है, और एक्टिव फॉर्म में आपका ये इन्फिनेटिव रहेगा, तो इस तरह रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है आपका आई थिंक यू डैश टू सी ए डॉक्टर एट वंस। अब यहां पे आपको मॉडल बताना है, कौन सा मॉडल अपन फिल करें कि ये सेंटेंस ठीक हो जाए। तो इसकी शुरुआत हो रही है आई थिंक से, इसका मतलब है बात तो प्रेजेंट की हो रही है, इसका मतलब यह है कि बात तो प्रेजेंट की हो रही है। अब टू देखते ही माइंड में आता है आपके यूज्ड, लेकिन यूज्ड जो है वो आपका पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज होता है, जबकि हम बात कर रहे हैं, आप अभी थिंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो जिनके माइंड में यूज्ड आ रहा है वो तो आपका आंसर हट ही गया, क्योंकि पहले जैसे टू देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यूज्ड के साथ टू आता है, लेकिन ये वाली बात तो आपकी हट गई। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक हो सकता है। अब आपके पास मस्ट है, शुड है, नीड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक हो सकता है। तो देखो मस्ट और शुड दोनों ही मॉडल हैं, लेकिन नीड जो है वो आप मेन वर्ब के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब के रूप में भी आप नीड को यूज कर सकते हैं और मॉडल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद में देखो टू सी दे रखा है, यह आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी इन्फिनिटिव है। यदि यह आपकी नॉन फाइनाइट है तो इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी आनी चाहिए, क्योंकि बिना फाइनाइट के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी आ गई आपके पास, नीड। रियल में ये मॉडल नहीं वर्ब का ही क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो ये मॉडल का नहीं वर्ब का क्वेश्चन है, लेकिन तीन ऑप्शंस इसमें मॉडल दे रखे हैं, इसलिए मैंने मॉडल का क्वेश्चन बोल दिया। रियल में ये वर्ब का क्वेश्चन है, जिनका ये आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यू नीड टू सी ए डॉक्टर, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यूज्ड टू पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट की बात ही नहीं हो रही। मस्ट और शुड के बाद में आप टू यूज करते नहीं है, तो ये वैसे ही हट गए। अब बच्चा नीड, नीड क्यों आएगा, टू सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस सेंटेंस में यदि देखें यू के बाद से, तो इतने सेंटेंस में कहीं भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, और बिना फाइनाइट के आपका सेंटेंस बनेगा नहीं। तो फाइनाइट वर्ब आपको चाहिए चाहिए, तो फिर आपकी फाइनाइट वर्ब क्या आ गई, नीड आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है वी ईट सो दैट वी डैश लाइव। इसमें आपको मॉडल ही चूज करना है। आपके पास ऑप्शंस हैं शुड, मे, माइट और मस्ट। कौन सा मॉडल यहाँ पे फिल कर दे कि सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल हो जाएगा। तो देखो इस सेंटेंस में सो दैट का यूज हो रहा है, और सो दैट का यूज जब भी होता है सेंटेंस में तो किसी पर्पज को एक्सप्रेस किया जाता है, और जब पर्पज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम, तो हम दो ही मॉडल्स यूज करते हैं, मे और कैन। पर्पज के लिए आप शुड का यूज नहीं करते, माइट का यूज नहीं करते, मस्ट का यूज नहीं करते। पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए आप मे या कैन यूज करते हैं। यहां पे आपके पास ऑप्शन मे दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा मे। यानी हम खाते हैं, उसके पीछे अपना पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, ताकि हम जी सके, वी मे लाइव। तो पर्पज के लिए आपका मॉडल आता है मे या कैन। कैन आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको मे ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही जानकारी, ये नंबर है जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन पे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंग्लिश फर्स्ट लेवल का जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ में विभिन्न सब्जेक्ट्स के, हिंदी का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, जीके का हो, सभी कोर्सेज है वो आपके अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं खरीद के, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर लें दिए गए नंबरों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन है मॉडल से ही। वॉक स्लोली लेस्ट यू डैश फॉल। अब देखो यहाँ पे फॉल दे रखा है, फेल नहीं दे रखा। इसका मतलब अगला कह रहा है धीरे चलो, ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। ये जो वर्ड होता है ना लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, तो इसका मीनिंग हो गया धीरे चलो, ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा मॉडल आएगा। जिन्होंने ये पढ़ा है
लेस्ट उनको पता है कौन सा मॉडल आएगा। लेस्ट के साथ मे का भी यूज नहीं करते, माइट का भी यूज नहीं करते, विल का भी यूज नहीं करते। लेस्ट के साथ पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हैं कौन सा मॉडल? एकमात्र मॉडल है शुड। आंख बंद करके लेस्ट दिखने पर शुड आप फिल कर सकते हैं। तो पर्पस को बताने के लिए आपका मॉडल आ जाएगा शुड। ये कह रहे हैं 120 प्लस लाइव हैं, 130 प्लस लाइव हैं, 120 तो तुक्के वाले हैं। तुक्के वाले हैं तो भी उनके लिए समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। कुछ ना कुछ जानकारी नई ही मिलेगी, अच्छी सीखने के लिए मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, यू रीच्ड द स्टेशन अर्ली, you would not have missed the train. You reached the station early, you would not have missed the train. आपको यहां पे बताना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या फिल करें। तो देखो यहां पे जो वर्ब दे रखी है वो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, फिलहाल अपने को पता नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगले क्लोज में आपको दे रखा है वुड, इसके बाद में हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसा हमारे कौन से कंडीशन में आता है? इम्पॉसिबल कंडीशन में आता है। इम्पॉसिबल कंडीशन में आपका आता है मेन क्लोज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव के साथ वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म आ जाती है? थर्ड फॉर्म। तो फिर इधर वाले क्लोज में ये कंडीशनल सेंटेंस है, इधर वाले क्लोज में आता है आपका हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और कमी किसकी है? हेड की है। जब आप ऐसे सेंटेंस का इन्वर्जन करते हैं तो इस इफ का प्लेस कौन ले लेता है? हेड ले लेता है, यानी हेड स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के और थर्ड फॉर्म अपने प्लेस पर ही रहती है। तो ऐसे भी आपकी ये कंडीशन बन सकती है, केवल हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ नहीं आएगा, इफ की जगह हेड ले लेगा और बाकी का क्लोज बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब इस सेंटेंस में अपने को बताना है यहाँ पे क्या फिल करें। क्या यहाँ पे अनलेस कंजंक्शन लिख दें? तो कंजंक्शन की तो यहाँ पे नीड ही नहीं है। क्या इफ लिख दें? हाँ इफ लिख सकते थे, लेकिन यदि हेड यहाँ पे दिया होता तो, लेकिन ये भी नहीं आ सकता अब तो इस कंडीशन में। तो फिर आपके पास कौन सा आंसर रहता है? हेड। इस कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन किया गया है और इन्वर्जन करने पर यह आपका क्या रह गया? हेड रह गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका हेड रह जाएगा, दो भी इसका आंसर नहीं रहेगा, इफ भी नहीं रहेगा और अनलेस भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इफ आई डैश दैट यू वर कमिंग, आई डैश यू एट द एयरपोर्ट। अपने को दो जगह पे यहां पे वर्ब फिल करनी है। देखो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है आपकी इफ से, और जिस सेंटेंस में इफ दे रखा है उसी में आगे एक और चीज जोड़ रखी है, दैट यू वर कमिंग। इसका मतलब ये बात कब की है? बात है आपकी पास्ट की। अगला कह रहा है कि यदि वर्ब दे रखी है, देखो नो, यदि मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए कहां पहुंच जाता? एयरपोर्ट पहुंच जाता। तो इसका मतलब है ये बात कब की है? पास्ट की है। अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसके साथ वुड हैव मेट दे रखा है, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म ये दे रखी है। ऐसा तो अपना स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर क्या है? एक तरफ आनी चाहिए क्लोज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब दूसरी तरफ आता है आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हट ही गया, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें हेड नहीं दे रखा और नहीं थर्ड फॉर्म दे रखी है। फिर दे रखा है हैड नोन वुड, सॉरी वुड नहीं दे रखा, हैव मेट। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अब इस बार कौन मिसिंग है? वुड मिसिंग है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद में ये वाला ऑप्शन हैड नोन, तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, इधर वुड हैव मेट, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इधर कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म। जब भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो कंडीशन वाले क्लोज में, तो आप दूसरे क्लोज में क्या फिल करते हैं या क्या यूज करते हैं? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह आपकी इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखो यहाँ पे वुड नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो गया, और वर्ब की भी सेकंड फॉर्म दे रखी। तो फिर आपके पास एक ही आंसर ठीक बचता है, ये वाला। इसमें आपकी वर्ब हो जाएगी एक में हैड नोन स्टार्ट वाले में और बाद वाले में वुड हैव मेट। तो जिनका ये वाला है वो आज वाले क्वेश्चन तो कर्मचारी
चयन बोर्ड के लेवल के हैं। चलिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही हैं आप सभी के लिए। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई हैव बिकम अ टीचर, इसमें अंडरलाइंड वर्ड है आपका ए टीचर। आपको बताना है जो ये अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, या इनमें से कोई नहीं है। आपके पास जो वर्ड है ए टीचर, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, या एडवर्बियल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका आंसर ठीक रहने वाला है। चलिए, इसमें कौन सा आंसर आपका ठीक रहने वाला है। तो देखो, बिकम जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, एक तरह की कॉपुलर वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है या कॉपुलर वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब जहां भी आती है, कॉपुलर वर्ब जहां भी आती है, तो वो नॉन एक्शन मेन वर्ब होती है, एक्शन होता ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद में जो कुछ लिखा जाएगा वो आपका हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। एडवर्बियल किसे बोलते हैं, ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं उन्हें आप एडवर्बियल बोलते हैं। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब की तरह यूज ही नहीं हो रहा। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, कॉम्प्लीमेंट। जिन्होंने ये आंसर किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें बिकम वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है, कोई मेन वर्ब नहीं है। यदि मेन वर्ब होती तो बिकम का पैसिव भी पॉसिबल होता। तो ये नॉन एक्शन मेन वर्ब है जो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती, तो इसीलिए इसको कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला प्रश्न है आपके लिए, यस्टरडे ए थीप आवर हाउस बट कुडंट स्टील एनीथिंग। ये आपका फ्रेजल वर्ब से लिया गया क्वेश्चन है, और अपने को बताना है कि कल एक चोर हमारे घर में, अब आगे आपको सोचना है बट कुडंट स्टील एनीथिंग, किंतु कुछ नहीं चुरा सका। तो यहाँ पे एक तो फ्रेजल वर्ब दे रखी है, ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है किसी साधन का खराब हो जाना, कोई मशीन बीच में ही खराब हो जाए, काम करते करते रुक जाए, जैसे कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो आप यूज करते हैं ब्रेक डाउन। या फिर किसी की हिम्मत जवाब दे देना दुख के कारण, यदि दुख के कारण कोई टूटता है तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं ब्रेक डाउन। तो इसके दो मीनिंग हो गए। इसके बाद में ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, यानी जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में एंट्री करना चोरी के उद्देश्य से, उसे आप बोलते हैं ब्रेक इनटू। और उसी की सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है ब्रोक इनटू। फिर आ रहा है आपका रन इनटू। रन इनटू का मीनिंग होता है संयोग से मिलना, अचानक आप कहीं जा रहे हो और संयोग से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे आप लंबे टाइम से मिले नहीं हो, तो उस सिचुएशन के लिए आप यूज करेंगे रन इनटू। और फिर है ब्रॉट इन, ब्रिंग इन, इसका मीनिंग होता है कमाई करना, कमाना, तो ब्रॉट इन उसकी सेकंड फॉर्म है। तो आपके पास यहां पर जो सटीक मीनिंग देने वाला वर्ड है वो ये वाला है, यस्टरडे अ थीप ब्रोक इनटू आवर हाउस बट कुडंट स्टील एनीथिंग। इसका मतलब कल एक चोर ने हमारे घर में सेंध लगाई, यानी चुपके से प्रवेश कर गया किंतु कुछ चुरा नहीं पाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, A soldier must carry out the orders of his commanding officers. The meaning of the underlined phrase is, आपके पास फ्रेज जो अंडरलाइंड है वो ये है, carry out। आपको इसका मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग रहेगा इसका। A soldier must carry out the orders of his commanding officer। इसका मतलब है एक सोल्जर को अपने कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेश है उनकी पालना करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कैरी आउट का मीनिंग आप समझ गए, आदेशों की पालना करना। देखो डिसमिस का मतलब हो गया किसी को निकाल देना, नौकरी से डिसमिस कर देना। रिजेक्ट का मतलब ठुकराना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ऑप्शन आपके पास एक ही बचा, ओबे। तो कैरी आउट जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है आपका टू ओबे, यानी आज्ञा का पालन करना। तो इसमें ओबे आपका है वो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका वन वर्ड वोकेब वाले सेक्शन से है। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर देम, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना चार्ज के ही अपनी सेवाएं देता है, यानी बदले में कोई पैसा नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? क्या उसे मशीनरी कहते हैं, क्या उसे मिशनरी बोलते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं, या फिलेंडर बोलते हैं? तो फिलेंडर का मतलब तो हो गया छिछोरा, आवारागर्दी करने वाला, घूमने वाला।
मर्सिनरी का मतलब हो गया किराए का, भाड़े का कोई व्यक्ति। मिशनरी ईसाइयों के लिए हम यूज करते हैं। तो फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है वॉलंटियर, यानी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, जो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता, उसको हम बोलते हैं वॉलंटियर, स्वयं सेवक, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। अगला प्रश्न है ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, इसका मीनिंग होता है पारिश्रमिक, यानी परिश्रम के बदले जो धनराशि मिलती है उसको हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन। तो अब आपको बताना है कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें पारिश्रमिक ना हो, यानी बिना पारिश्रमिक की, बिना पैसे की पोस्ट, जिसमें पैसा नहीं मिलता काम करने के बदले। तो यहां पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, मिलता जुलता ही है। एक तो दे रखा है सिनेक्योर। सिनेक्योर का मीनिंग होता है एक ऐसी पोस्ट जिसके ऊपर सैलरी बहुत ज्यादा होती है, काम न के बराबर, कुछ नहीं। तो ज्यादा सैलरी वाली, कम काम वाली जो पोस्ट है वो सिनेक्योर है। और वॉलंटरी का मतलब हो गया इच्छा से, जो अपनी इच्छा से चाहकर सेवाएं दे, लेकिन यहाँ पे तो इच्छा से नहीं, पोस्ट ही निकलती है ऐसी। तो ये वाला भी आंसर आपका हट गया, ये वाला भी हट गया। अब है ऑनररी, ये एक पोस्ट है जिसका मीनिंग होता है अवैतनिक, ठीक है। और मर्सनरी आपको बताया था अभी किराए का। तो आपका आंसर हो गया थर्ड वाला ऑनररी, यानी बिना पैसे की, बिना पारिश्रमिक की पोस्ट, ठीक है। सिनेक्योर नहीं होगा। सिनेक्योर का मतलब हो गया जिसमें काम कुछ नहीं करना पड़ता, सैलरी बहुत हाई रहती है। वॉलंटरी का मतलब हो गया अपनी इच्छा से, लेकिन यहाँ इच्छा से नहीं है, यहाँ पे पोस्ट है बिना वेतन की। आगे बढ़ते हैं, और ऐसी पोस्ट पर आप तो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द कस्टम ऑफ मैरिंग मैनी वीमेन इज नोन एज। इसका मतलब है बहुत सी महिलाओं से विवाह करने की जो प्रथा है उसको आप क्या कहते हैं? क्या उसे मैट्रिमोनी बोलते हैं, पॉलिएंड्री बोलते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं, या पॉलीगैमी बोलते हैं? तो इनमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा? तो देखो, इनमें से जो पॉलीगैमी वर्ड है वो आपका आंसर रह जाएगा। यदि आवश्यकता से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा पति प्रथा हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। मैट्रिमोनी विवाह से रिलेटेड हो गया, मोनोगेमी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर आ गया पॉलीगेमी। इसका मतलब है एक से ज्यादा महिलाओं से विवाह करने की जो प्रथा है उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। और यदि ऐसे पूछ ले बहुपति प्रथा, एक से ज्यादा पति रखने की, यानी एक महिला यदि एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करे, एक से ज्यादा पति रखे, तो फिर वो हो जाता है पॉलीएंड्री, ठीक है। दोनों ही वर्ड्स आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। आंसर रहेगा आप में, इंदिरा कुमार जी डी कह रहे हैं, बिल्कुल डी आंसर है इसका। स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, यहां से टेस्ट सीरीज और कोर्सेज ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, ये आपने एक बार देख ही लिया है। अब अगला आपका ईडियम फ्रेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, टू वेदर द स्टॉर्म। इसका मीनिंग क्या है? टू वेदर द स्टॉर्म, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, इस ईडियम का मीनिंग क्या है? तो वेदर द स्टॉर्म, वेदर का मतलब मौसम हो गया, स्टॉर्म का मतलब तूफान हो गया। क्या इसका मीनिंग टू बी आउट इन बैड वेदर है? इसका मतलब बुरे मौसम में बाहर रह जाना। क्या इसका मीनिंग टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स है? जब खराब टाइम चल रहा हो उस दौरान भी सर्वाइव कर लेना, उस दौरान भी आसानी से चीजें मेंटेन कर लेना। टू मेक ए फस ओवर समथिंग, फस का मतलब होता है किसी चीज की धुन लगना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। टू फील हैप्पी, खुश होना, ये भी नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन ठीक है इसमें, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। यदि कोई कठिन समय में भी चीजों को मेंटेन कर लेता है तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म है ना, तूफान का भी सामना कर लेना, मुश्किलों का सामना कर लेना, सर्वाइव कर लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रीस द पाम। ग्रीस का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली में ग्रीस लगाना। क्या इसका मीनिंग टू टॉक होगा, बातचीत करना? फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, ब्राइब का मतलब रिश्वत देना, और बीट का मतलब पीटना। तो आपका कौन सा आंसर ठीक रहेगा? तो हाथ में ग्रीस लगाने का मतलब है दो पैसे थमाना, और दो पैसे थमाने का मतलब हो गया रिश्वत देना। तो रिश्वत देना को आप कह देते हैं टू ब्राइब। तो ग्रीस द पाम जो इडियम है, फ्रेज है, इसका मीनिंग हो गया आपका टू ब्राइब। आगे बढ़िए, अब आपका क्वेश्चन है पैसिव वाले टॉपिक से। पैसिव वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको,
दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको दे रखा है पेसिव में। देखो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है इज सेलिब्रेटेड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पेसिव तो ये ऑलरेडी है। अब आपको इसका बनाना क्या है, आपको इसका एक्टिव पूछा गया है। इसका एक्टिव क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें सब्जेक्ट का मेंशन है, तो सब्जेक्ट इसमें कोई मेंशन है ही नहीं, जो बाई लगा के होना चाहिए था। तो इसका मतलब है एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या पहले से नोन है, तो हम सभी मनाते हैं दीपावली, इसके लिए वी लिख दिया गया। अब हमें आना है वर्ब पे, तो यहाँ पे देखो कौन सी फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है आपकी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऐसा पेसिव किसका बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनता है। तो देखो आपका इसमें सेकेंड फॉर्म दे रखा है, ये ऑप्शन हट गया। इसमें आर दे रखा है, ये भी नहीं है। इसमें हैव दे रखा है, ये भी नहीं है। आपका आंसर आ गया ये, वी सेलिब्रेट दीपावली इन द मंथ ऑफ कार्तिक, और इसी का फिर पेसिव बना लेंगे तो आपका पेसिव बन जाएगा ये वाला, इसी का पेसिव बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये इसका एक्टिव पूछा गया है, एक्टिव हम इजीली बता देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ही लेट मी गो। इस सेंटेंस को भी आपको पेसिव में चेंज करना है। ही लेट मी गो, फिर से मैं सेंटेंस रिपीट कर देता हूं। तो आपको ये चीज बता रखी है फर्स्ट टेस्ट सीरीज में ही कि लेट जो होती है इसकी तीनों फॉर्म लेट ही होती है, लेट लेट लेट। पहली बात ये, यदि आप ही के साथ यूज कर रहे हैं और ही के साथ ऐसे लिखा है लेट्स, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। यदि लिखा है ही लेट, तो इसका मतलब है इसमें एस ई एस नहीं लगा हुआ, तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये वाली आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद में जो दे रखा है वो ऑब्जेक्ट है, ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में जो दूसरी मेन वर्ब आ रही है जिसकी फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है तो वो इन्फिनेटिव है, और टू नहीं लगा उसके पहले तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव दे रखा है। और आपको ये बात भी मैंने बताई थी कि लेट ऐसी वर्ब है जिसके बाद में जब भी आप इन्फिनेटिव लिखेंगे, चाहे आप एक्टिव लिखें चाहे पेसिव लिखें, तो लेट के बाद आपको हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करना होता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हो गया विदाउट टू, आपको बिना टू के यूज करना होता है। तो अब आपका आंसर क्या रहने वाला है, देखो पेसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आ गया आई, ठीक है सभी में। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आपका आंसर आ गया वोज, ये भी सभी में ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लेट, देखो इसमें गोन दे रखा है, ये हट गया। इसमें भी लेट दे रखा है। अब इसके बाद में आपको पहले इन्फिनेटिव लिखना है, और मैंने कहा कि लेट के बाद में इन्फिनेटिव कैसा रहेगा, बेयर ही रहेगा, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पेसिव वॉइस हो। इसका मतलब है देखो इसमें तो फुल इन्फिनेटिव बना दिया, ये ऑप्शन भी चला गया आपका। इसमें आपका बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें भी आपका बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो एम दे रखी है, जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। तो आपका आंसर आ जाएगा आई वॉज लेट गो। ये वाला आंसर इसका ठीक रहने वाला है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। लेट एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसके बाद एक्टिव बनाओ चाहे पेसिव बनाओ, उसमें हमेशा आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे लेट के बाद। तो यहाँ पे पेसिव बना रहे हैं लेट का, तो पेसिव के बाद भी आपका बेयर इन्फिनेटिव रहेगा, तो टू गो वाला आंसर है वो आपका हट गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे भी वॉइस चेंज करना है, हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो इस सेंटेंस में आपकी सॉल्व जो है वो मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद जो दे रखा है वो इसका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपकी सारी चीजें आ गई। अब आपको पेसिव बनाना है। पेसिव आपको स्टार्ट करना है WH वर्ड से ही, क्योंकि एक्टिव भी WH वर्ड से स्टार्ट है ना, ये एक्टिव वॉइस ही है। तो अब देखो इसमें भी हाउ, ये तो बिल्कुल ठीक है सभी में। अब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, WH वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यही ऑब्जेक्ट पेसिव में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ क्या आना चाहिए, डिड दे रखा हो तो वोज या वर, तो वोज आना चाहिए। वोज कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बस एक ही ऑप्शन में पहले दे रखा है। इसका मतलब यही आपका आंसर रहने वाला है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार हाउ को छोड़ दें, इतने का पेसिव बना लें, फिर इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर दें और हाउ के साथ जोड़ दें। ऐसा करने से भी आप इसका पेसिव कर सकते हैं। तो हाउ वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यू,
ये इसका आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न ये आपके लिए पैसेज में से है, तो सबसे पहले तो आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए। यहां से आपका पैसेज स्टार्ट है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट वन कैन स्टार्ट वन्स वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। द अर्ली राइजर कैन डू an amount of work before other men have got out of bed. In the early morning the mind is fresh and no sounds or noises disturb our attention. एक बार हिंदी मीनिंग भी जान लें इसका। The great advantage of early rising is that, इसका मतलब है जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है that one can start one's work long before others. इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो जल्दी उठता है वो दूसरों से पहले ही अपना काम शुरू कर सकता है, एक ये फायदा होता है। द अर्ली राइजर कैन डू एन अमाउंट ऑफ वर्क, ये तो हटाई दो आप, डू अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन हैव गोट आउट ऑफ बेड। इसका मतलब है जल्दी उठने वाला व्यक्ति काफी सारा काम जो लोग बिस्तर से देरी से उठते हैं, बिस्तर देरी से छोड़ते हैं, उनसे पहले ही कर सकता है। जल्दी उठने वाला व्यक्ति है वो जल्दी काम कर लेता है, जो लोग देरी से उठते हैं उनसे पहले तो काफी काम वो कर चुका होता है। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, सुबह के टाइम जल्दी उठने वाले का माइंड फ्रेश रहता है। नो साउंड्स और नॉइजेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन, और हम यदि जल्दी उठते हैं तो हमारे ध्यान को कोई भी चीजें डिस्टर्ब नहीं करेगी, न कोई साउंड होगी न कोई नॉइज होगा। द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन, और इस टाइम जो काम किया जाता है वो काफी अच्छा होता है सामान्यतया, यानी सुबह के टाइम किया जाने वाला काम। ऑल्सो वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, जल्दी उठने वाले व्यक्ति को मॉर्निंग में ताजी हवा में एक्सरसाइज करने का टाइम भी मिल जाता है। एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद अ गुड डील ऑफ एनर्जी, एक्सरसाइज से व्यक्ति को क्या मिलती है, अच्छी एनर्जी मिलती है। दैट एनेबल्स हिम टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग, जो उसको शाम तक काम करने में हेल्प करती है, या एक तरह से शाम तक काम करने के उसको योग्य बनाती है। By beginning early, he knows that he has plenty of time to do his work thoroughly. यहाँ पे देखो वर्ड लिखा thoroughly, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। इसका मतलब है जल्दी उठने के कारण या जल्दी शुरू करने के कारण वो व्यक्ति जो जल्दी उठता है वो जानता है कि उसके पास अपने काम को पूरा करने के लिए, पूरी तरह से निपटाने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा है, क्योंकि वो जल्दी उठ गया तो उसके पास समय ज्यादा है। He has not to hurry over any part of his work. इसका मतलब है जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसे अपने काम के किसी भी हिस्से में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। He gets to sleep long before midnight. He gets to sleep long before midnight. इसका मतलब है मध्य रात्रि से पहले सो जाता है, यानी बाकी लोग जो देरी से सोते हैं उनसे पहले वो सोता है, इसीलिए वो जल्दी उठता है। इसका मतलब है जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठता है, और जल्दी उठने वाले के ये फायदे हैं। एट दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग, इसका मतलब है कि जब वो सोता है मिडनाइट से पहले तो उस टाइम नींद भी काफी रिफ्रेशिंग होती है। आफ्टर साउंड नाइट्स रेस्ट ही राइजेज अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, पूरी रात अच्छी तरह रेस्ट करने के बाद वह जल्दी सुबह उठता है। गुड हेल्थ फॉर द नेबर ऑफ ए न्यू डे, और उसको नए दिन की शुरुआत के लिए उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। तो ये वाला पैसेज है अर्ली राइजर के लिए। अब यहां से अपने को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। देखो सबसे पहले चूज द वन वर्ड विच मीन्स मिडल ऑफ द नाइट स्पेशली 12 o'clock एट नाइट। यहां पे अपने को एक वन वर्ड चूज करना है जिसका मतलब है 12 o'clock एट मिडनाइट, है ना, मिडल ऑफ द नाइट, रात्रि का मध्य बिंदु है, उसको क्या कहते हैं, यानी ठीक 12 बजे को क्या कहेंगे। तो इसमें देखो कहीं पे वर्ड आया था यहां पे थ्रूली ही हैज नॉट, ये रहा आपका आंसर आ गया कौन सा, मिडनाइट। तो आपके पास एक ही ऑप्शन आया है इसमें, डीप नाइट कहीं पे आया नहीं था, ऑल नाइट भी नहीं आया था, डॉन भी नहीं आया था। पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर्स देने तो आपका आंसर रह गया मिडनाइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एडवांस। अब यहां पे अपने को एक वर्ड दे रखा है एडवांस, अपने को बताना है इनमें से एडवांस से कौन सा वर्ड बना है। तो देखो एडवांटेजियस, ये पैसेज में आया था नहीं है।
एडवेंचर ये भी नहीं बनता इससे, एडवेंचर अलग ही वर्ड है। एडवांटेजेस ये भी इससे नहीं बन रहा। एडवांस से बनता है एडवांसमेंट, एडवांटेजेस भी नहीं बनता, एडवांसमेंट बनता है एडवांस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना पैसेज के आप बता दोगे, पैसेज तो आपने पढ़ ही रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहां पे दे रखा है, अपने को पैसेज में एक वर्ड दिया गया था थोरोली, यहां पे एक वर्ड दे रखा था ये वाला थोरोली, THOROUGHLY, है ना। थोरोली जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग बतानी है, तो टी तो इस स्पेलिंग में आता नहीं, इसमें देखो THOU दे दिया, आर नहीं दे रखा, इसमें THOUGHLY, इसमें भी आर नहीं है, ये वाला आंसर आपका ठीक है, THOROUGHLY। थोरोली का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरी तरह, कंप्लीटली, ठीक है। कई बार थ्रू आउट दे देते हैं और कई बार थोरोली दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड एडवांटेजेस एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका मतलब है अपने को ऐसा वर्ड चूज करके बताना है जिसका मीनिंग यही निकलता हो, एडवांटेजेस। तो एडवांटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या बेनिफिट, लाभ। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा वर्ड दे रखा है, ये वाला। जो एडवांटेजेस का मीनिंग है वही बेनिफिट्स का मीनिंग है, यानी दोनों के मीनिंग सेम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। तो अपने को इस वर्ड का क्या पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर रह जाएगा कौन सा, ये वाला। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, चलिए सभी लोग जुड़े हुए हैं, इकरा खान जी, हर्षवर्धन सिंह, विजय जिलोवा, मैं किशन स्कूल, अच्छा ठीक है, जान गया किशन जी। चलिए अब अपने को चूज करना है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अर्ली एज यूज्ड इन द पैसेज। अर्ली वर्ड यूज किया हुआ है, उसका अपने को ऑपोजिट बताना है। तो अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी। क्विकली का मतलब शीघ्रता, लेजी का मतलब आलसीपन से, फास्टली कोई वर्ड है ही नहीं, रियल में फास्ट ही होता है, और लेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट। अर्ली का मतलब जल्दी, इसका ऑपोजिट हो गया लेट। लेट का मतलब हो गया देरी से। सिंपल से एक पैसेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल सिंपल ही आते हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। अपने को इनमें से वर्ड चूज करना है, ये भी पैसेज से ही है आपका क्वेश्चन। इफ वी वेक अप अर्ली वी कैन डू डैश देन द पर्सन हु राइजेस लेट। ये भी पैसेज से ही पूछा है कि वी वेक अप अर्ली, यदि हम जल्दी उठते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जो वो पर्सन नहीं कर सकता जो देरी से उठता है। यानी देरी से जो उठता है उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो क्या हम ज्यादा सो सकते हैं, नहीं। वर्क इन अ रॉन्ग मैनर, गलत तरीके से काम करना। रेस्ट फॉर, ये भी नहीं। हम कर सकते हैं ज्यादा काम, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। We can do large amount of work than the person who rises late। जो व्यक्ति लेट उठ के काम करता है उससे ज्यादा मात्रा में काम जल्दी उठने वाला व्यक्ति कर सकता है, यानी हम कर सकते हैं यदि जल्दी उठते हैं तो बिल्कुल ये वाली बात पैसेज में दे रखी थी, सिंपल सा ही पैसेज था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट से, फनेटिक्स से ही, ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि एक अंडरलाइन जो भी लेटर्स हैं या साउंड कह दें, इसका आपको सिंबल बताना है। सही सिंबल क्या होगा, इसको यदि सिंबल में लिखें हम, तो यहां पे देखो इसको बोलते हैं अपन सिप। तो पहला साउंड इस से का निकलता है, इसके लिए सिंबल कौन सा है, ये आपका द का सिंबल है, ये आपका थ का सिंबल है, ये आपका च का सिंबल है, और ये आपका से का सिंबल है। तो आपका आंसर हो गया ये वाला। और एक इसी तरह से और चलता है ज, उसका सिंबल होता है ये ऐसे 3 जो लिखते हैं, ठीक है। तो आपका से जो है इसका सिंबल ये वाला हो जाएगा, 4th वाला। तो यहाँ पे एस एच को अंडरलाइन करके अपने को पूछा गया है, इसके साउंड के लिए ठीक वर्ड कौन सा है। चलिए जिन्होंने सेशन को एक बार शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, लाइक कर दें।
अभी हम 47 पर पहुंचे हैं, 70 तक हमें चलना है। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें इसे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, यहां पे अपने को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है और बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। आप भावी भारत के निर्माता बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, और टीचर का ही आपको पूछा जा रहा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस देखिए, इसमें जो है, इसमें सबसे पहले इस तरह से दे रखा है, ये टे का सिंबल हो गया, फिर ये ई की साउंड का सिंबल है, फिर देखो इस तरीके से दे रखा है टी और ऐसे देते, ये आपका चे का सिंबल है। इसके बाद में आप देखो ऐसे दे रखा है, ये ए का सिंबल है और रेस में बोला नहीं जा रहा, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। तो ये वाला तो ठीक है। इसमें देखें तो हम टे ई, ये सी एच जो है वो किसी का सिंबल है ही नहीं साउंड का, तो हट गया। इसमें देखो से ए चे की साउंड नहीं है, और नन वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अपने पास ये बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो टीचर का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो इस तरह से हो जाएगा, टे ई की साउंड का सिंबल, ये चे का सिंबल, ये ए का सिंबल, रे बोला नहीं जाता, तो आंसर हो गया टीचर। ठीक है, टीचर। 152 लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो एक बार सेशन को शेयर कर दें। 200 का आंकड़ा है, वहां तक आप इसको पहुंचाएं। अगला वर्ड है सिनोनिम। यहां पे अपने को सिनोनिम बताना है किस वर्ड का, डिलीजेंट का। और अभी जो डिफेंस का पेपर हुआ है उसमें कहीं पे ये डिलीजेंट स्पेलिंग टेस्ट में जो वर्ड दिए जाते हैं, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है, उनमें ये पूछा हुआ भी है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मेहनती, इसका मीनिंग होता है मेहनती, मेहनती या परिश्रमी। तो मेहनती को क्या कहते हैं हम, एक तो इंडस्ट्रियस बोलते हैं, इंडस्ट्रियस के अलावा हम इसे लेबोरियस बोलते हैं, इसे हम एसिडियस भी बोलते हैं, और ये वर्ड अपने किसी क्लास में पहले आया हुआ भी है, मेहनती वाला। तो देखो सबसे पहले दे रखा है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है आपका तूफान, और तूफान को हम कहते हैं स्टॉर्म। तो तूफान के लिए वर्ड आप यूज करते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म के साथ आप यूज करते हैं गेल, गेल भी तूफान ही है ना, हाँ वैसे भी वो क्रिस गेल भी तूफान ही है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वर्ड दे रखा है टेम। टेम का मतलब होता है पालतू, और पालतू को आप बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड, पालतू को आप बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड। तो ये वाला वर्ड भी आपके लिए नहीं है। इसके बाद में आपको दे रखा है रफ। रफ का मतलब हो गया खुरदरा या फिर कर्कश भी बोलते हैं, इसके लिए आप यूज करते हैं कोर्स, COARSE, या फिर आप यूज कर सकते हैं साउंड के लिए इस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो हार्स, या फिर आप यूज कर सकते हैं रोकस। ये वाले वर्ड आप इसके कर्कश या खुरदरा दोनों ही मीनिंग इसके लेते हैं, स्क्रैची भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपके पास ये वाला आंसर ठीक है, हार्ड वर्किंग। चलिए ये वाला जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अपने को यहां भी सिनोनिम में बताना है, और आपके पास वर्ड है कोलोसल, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा यानी विशाल, और विशाल काय के लिए आपको वर्ड चूज करना है इनमें से। तो देखो सबसे पहले वर्ड दे रखा है टाइनी, इसका मीनिंग तो होता है आपका छोटा, स्मॉल। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपके पास जीनोम, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो मीनिंग होता है इसका बोना, जो कद में छोटा हो, इसको बोलते हैं आप ड्वार्फ, और एक इसका मीनिंग होता है कहावत, और कहावत को आप बोलते हैं मैक्सिम, प्रोवर्ब भी बोल देते हैं, प्रोवर्ब और मैक्सिम। ल्यूसिड का मतलब हो गया आपका स्पष्ट, जिसको आप बोलते हैं क्लियर। तो ये वाले ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो आपके पास एक ही आंसर बचता है इनॉर्मस, इसका मतलब होता है विशाल। एक तो वर्ड आ गया आपका इनॉर्मस, एक वर्ड आ गया आपका मैमोथ, इसके बाद में बहुत सारे वर्ड हैं, आपको मैसिव भी मिल जाएगा, बिग भी मिल जाएगा, कोलोसल भी मिल जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका आंसर इसमें रह गया कौन सा, इनॉर्मस। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। अपने को ये जो दिया गया सेंटेंस है ये पढ़ना है और बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इनमें से यूज हो रहा है। द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, इसका मतलब है बर्फ है वो एक सफेद चादर होती है।
इसका मतलब दोनों चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में एक सिमिलरिटी है। और सिमिलरिटी क्या है? व्हाइट ब्लैंकेट भी व्हाइट होगी और स्नो भी कैसी होती है? व्हाइट। ये दोनों की क्वालिटी जो है उनमें सिमिलरिटी है। तो दो, एक पर्सन या एक थिंग या दो थिंग्स की आपस में यदि कोई सिमिलर क्वालिटी के बारे में बता रहा हो तो वो कौन होता है? आपका मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी थिंग का यूज आप पर्सन की तरह करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन। सिमिले आप पहले से जानते हैं, पन भी शायद आप जानते हैं, तो आपका इसमें आंसर रहेगा मेटाफर। यहां पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये दोनों, इनमें से कौन से सोनेट के मेन पार्ट हैं? तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस, तीन सोनेट के नेम दे रखे हैं अपने को, शेक्सपियरन, स्पेंसरियन, पेट्रार्कन। तो अपने को बताना है इनमें से कौन से सोनेट के ये पार्ट होते हैं। तो मेनली जो ऑक्टेव एंड सेस्टेट है ये आपके पार्ट होते हैं कौन सी सोनेट के? पेट्रार्कन सोनेट के, मिल्टन सोनेट, ठीक है। सॉरी, इटालियन सोनेट बोलते हैं शायद, इटालियन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट के ये पार्ट हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो जिनका ये वाला 52 में फर्स्ट वाला है, बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग इज नोन एज। अपने पास ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इनमें से किसकी डेफिनेशन है? यहां पे देखो लिखा है वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट somebody और something has the same qualities as another thing। इसका मतलब वही बात आ गई अभी जो थोड़ी देर पहले हमने की है कि एक चीज की जो क्वालिटी है वो किसी दूसरी चीज की क्वालिटी से मिलती है, दोनों की क्वालिटी सेम है, सिमिलर है। तो इसको कौन बताता है इनमें से? तो बैलेड तो नैरेटिव पोइम है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, ओनोमेटोपिया नहीं है। आपका आंसर आ गया मेटाफर। पिछले किसी क्वेश्चन में हमने ये बात की है। तो जिन्होंने ये वाला आंसर दिया है ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट अप विद। ये आपका फ्रेज है पुट अप विद, फ्रेजल वर्ब भी है। इस फ्रेज का अपने को मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग रहेगा? पुट अप विद। पुट अप विद का मीनिंग क्या? टू हरी है, टू मीट सडनली, टू बेयर और टू डिसमिस। इनमें से कौन सा इसका मीनिंग है? तो पुट अप विद का मीनिंग होता है सहन करना। आई कुडंट पुट अप विद माई इंसल्ट, इसका मतलब मैं अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर सका। तो सहन करना के लिए अपने पास कौन सा वर्ड है? तो डिसमिस करना सहन नहीं होता, मीट भी नहीं होता, हरी भी नहीं होता, बेयर। इसका मीनिंग होता है टॉलरेट, सहन करना। ये वाला आपका इसका आंसर रहने वाला है, टू बेयर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी सेड टू हर नेबर हाउ मच मिल्क डू यू नीड। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, अपने को इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सी आस्क्ड हर नेबर हाउ मच शी नीड मिल्क, क्या ये वाला ऑप्शन होगा? तो पहले तो देखो एक बार चेक कर लें, यहां से ये इंटरोगेटिव है तो आप सेड टू के प्लेस पर तो आस्क्ड फिल कर देंगे, बिल्कुल ठीक है सभी में। इसके बाद में आपको कंजंक्शन चाहिए तो कंजंक्शन आप WH वर्ड ही लिखेंगे। WH वर्ड है आपके पास पूरा हाउ मच, और हाउ मच के साथ में एक नाउन भी ऐड हो रखा है, ये भी इसके साथ ही रहेगा। तो देखो हाउ मच मिल्क जिसमें दे रखा है वो ठीक है, हाउ मच मिल्क इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया आपका। इसमें हाउ मच तो दे रखा है लेकिन मिल्क नहीं दे रखा है इसके साथ, ये भी हट गया। इसमें हाउ दे रखा है, मच नहीं दे रखा है, ये भी हट गया। तो ये वाला आपका आंसर ठीक है। आपको मैंने पहले भी पैसिव के लिए बताया कि 4 वर्ड आप ध्यान में रखें। एक तो आपका वर्ड है विच, एक आपका वर्ड है हुज, एक आपका वर्ड है हाउ मेनी, हाउ मेनी, एक आपका वर्ड है हाउ मच। ये 4 वर्ड हैं, इनके साथ में आपको हमेशा नाउन दिया हुआ मिलता है कोई ना कोई, और वो नाउन चाहे आप एक्टिव लिख रहे हैं चाहे पैसिव लिख रहे हैं वो साथ ही रहेगा इन WH वर्ड्स के। तो इसमें भी हाउ मच के साथ में आपको क्या दे रखा था? मिल्क, तो ये साथ ही रहेगा। आपका आंसर आ गया ये वाला, हाउ मच मिल्क। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट चाहिए तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सी आ जाएगा। इसके बाद में
यहाँ पे देखो डू दे रखा है, डू डज हट जाता है, सेकंड फॉर्म आ जाती है डू डज के प्लेस पर, तो ये वाला आंसर आपका ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये एक प्रोवर्ब है और इसका अपने को मीनिंग बताना है, ठीक है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, इसका मीनिंग क्या है? तो द पेन इज बिगर देन द स्वॉर्ड, द रिटन वर्ड इज मोर इफेक्टिव देन वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ सोशल और पॉलिटिकल चेंज, द पेन इज मोर इफेक्टिव देन ए स्वॉर्ड। इनमें से अपना कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? तो देखो इसमें आंसर वैसे ही आपको दिखाई दे दिया होगा, ये वाला पेन इज बिगर देन स्वॉर्ड, ये मीनिंग नहीं है इसका। द पेन इज मोर इफेक्टिव देन ए स्वॉर्ड हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये भी नहीं है। द रिटर्न वर्ड इज मोर इफेक्टिव देन वायलेंस, ये वाला इसका करेक्ट मीनिंग है कि हिंसा से ज्यादा जो रिटर्न वर्ड होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यदि किसी भी तरह का पॉलिटिकल चेंज लाना है या सोशल चेंज लाना है तो उसके साधन के रूप में वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि हिंसा। वर्ड्स में पावर है और वो सोशल चेंज या पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड। अपने को ऑपोजिट बताना है और कौन से वर्ड का बताना है? इनोसेंट का बताना है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, भोला वाला, सीधा। इसके लिए अपने को वर्ड चूज करना है। तो निर्दोष को और क्या कहते हैं आप? गलीबल बोल देते हैं, इसे नेव बोल देते हैं, और एक बहुत अच्छा इसके लिए वर्ड है, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है और वो है ग्रीन। इस ग्रीन का मीनिंग हरा भी होता है और इस ग्रीन का मीनिंग इनोसेंट भी होता है, ठीक है। अब अपने को चूज करना है, तो क्लेवर है, इग्नोरेंट है, गिल्टी है, एक्टिव है। तो निर्दोष का उल्टा हो जाएगा दोषी, जो दोष फील करे, तो वो कौन होगा? आपका गिल्टी होगा। हम कहते हैं ना गिल्टी फील करना, दोषी फील करना। चलिए, हाँ गिल्टी आंसर हो जाएगा इसका, मक्खन शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, यहाँ पे आपको 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल मिलेगी सभी सब्जेक्ट्स की, और साथ में कोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल है। किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से सीधा कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हॉर्ड। ये जो वर्ड है हॉर्ड, इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना। कई लोग धन को इकट्ठा करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसी को बोलते हैं संचय करना, इकट्ठा करना, हॉर्ड। अब अपने को बताना है इसका ऑपोजिट क्या रहेगा। तो एक व्यक्ति खर्च करता है और दूसरा व्यक्ति धन को लुटाता है, तो लुटाने को हम क्या कहेंगे? वही इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का ऑपोजिट हो गया खर्च करना, फालतू में बर्बाद करना, वेस्ट करना। बाकी जो है एमएस स्टोर, इनका मीनिंग इकट्ठा करना ही है, और मिस्टी का मतलब धुंधला। चलिए, तो इसमें आपका आंसर रह जाएगा वेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका सी हैज ए ब्रदर। अपने को इस दिए गए सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? क्या ये बन जाएगा सी हैडंट अ टीचर, या सी डजंट हैव टीचर, सी डोंट हैव, सॉरी टीचर क्या, ब्रदर, सी डजंट हैव अ ब्रदर, सी डोंट हैव अ ब्रदर। अब अपने को बताना है कौन सा इसका नेगेटिव होगा। तो देखो हैज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप डजंट या डोंट का यूज करते हैं। सी यहाँ पे 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप यूज क्या करेंगे? डजंट यूज करेंगे, तो फिर यही आपका आंसर है। लेकिन जैसे ही डजंट लगेगा फिर उसके साथ एस लगी हुई वर्ब नहीं आएगी, तो इसकी बिना एस लगी हुई वर्ब कौन सी होती है हैज की? वो होती है आपकी हैव। हैज और हैव दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है। हैज जो है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए है, और हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पे आपका आंसर रह जाएगा सेकंड वाला। डजंट के बाद एस लगी हुई वर्ब आप यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा हैव। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका ही ऑफन गोज टू द टेम्पल।
इस सेंटेंस को भी आपको नेगेटिव में चेंज करना है। इसका नेगेटिव क्या रहेगा वो आप एक बार बताएं, फटाफट से कमेंट करें। एक बार कमेंट कर दें फटाफट से इसके लिए। चलिए, तो इस सेंटेंस में आपके पास देखो ही के बाद में ऑफन दे रखा है जो एडवर्ब है। अब अपने को जब इसका नेगेटिव बनाना है तो ये एडवर्ब है, ये कहां पे आता है? तो एडवर्ब का प्लेस होता है आपका हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में, ये प्लेस होता है यदि एडवर्ब पहले आ रहा है वर्ब से तो, ठीक है। यदि अकेली मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब से पहले आएगा। यदि लिंकिंग वर्ब अकेली आ रही है तो एडवर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। जैसे यू आर ऑलवेज, तो यहां पे आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इसके तो आएगा बाद में, ठीक। अकेली मेन वर्ब आ रही है, जैसे इसमें आ रही है ही ऑफन गोज, तो अकेली मेन वर्ब आती है तो एडवर्ब कहां आता है? मेन वर्ब से पहले। यदि दोनों अवेलेबल हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आपका एडवर्ब कहां आएगा? दोनों के बीच में आएगा। तो अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है। तो ही के साथ नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप डजंट यूज करेंगे, लेकिन ऑफन का प्लेस क्या रहेगा? तो देखो ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसमें डजंट जैसे ही लिख देंगे तो वर्ब में से ईएस हट जाएगा, तो केवल गो बच जाएगा, और दोनों के बीच में आना चाहिए ऑफन। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें पहले दे दिया गया, हट गया ये वाला ऑप्शन। इसमें देखो ऑफन के साथ ही नोट ऐड कर दिया गया, ये भी हट गया। ये वाला आपका आंसर होगा नहीं, आपका आंसर आ गया सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला आ जाएगा, ही डजंट ऑफन गो टू द टेम्पल, ये वाला इसका ठीक आंसर रहेगा। चलिए, इकरा खान सर आपका फुल कोर्स है क्या? सेकंड लेवल का तो नहीं है, फर्स्ट लेवल का मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके टीचिंग मेथड से, यानी आपकी पेडागोजी से। चलिए, बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डायरेक्ट मेथड। अब अपने को बताना है यहां पे आपका आंसर क्या रहने वाला है। बाइलिंगुअल मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड से कम कॉस्टली होता है, प्रैक्टिकल होता है, होपफुल होता है, मीनिंगलेस होता है। तो कैसा होता है ये अपने को आंसर देना है। हाँ, फुल कोर्स है। फुल कोर्स सेकेंड लेवल का तो नहीं है अवेलेबल, बाकी का है। चलिए, बबीता लस्कर, मंजू स्वालका जी, चलिए इसमें अपने को आंसर देना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? मनप्रीत जी बोल रहे हैं इंग्लिश की क्लास डेली होती है क्या? बिल्कुल डेली होती है क्लास तो। हाँ, इन दिनों में डेली हो रही है, अब तो देखेंगे आगे। चलिए, ज्यादातर ने आंसर किया है कॉस्टली। टेस्ट सीरीज के चार्जेज आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको वहां पे दिखाई दे जाएंगे। कुछ बोल रहे हैं प्रैक्टिकल। चलिए, बाइलिंगुअल मेथड है वो प्रैक्टिकल होता है, होपफुल होता है, मीनिंगलेस होता है। तो ये दो ऑप्शन तो हट ही गए आपके, होपफुल और मीनिंगलेस वाली बात तो चली गई। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, कॉस्टली या प्रैक्टिकल। तो ये आपका होता है कॉस्टली, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड एम्फेसिस ऑन, ये किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर देता है? स्पीकिंग पे, राइटिंग पे, ग्रामर एंड वोकैब पे या रीडिंग पे? तो आपका आंसर रहने वाला है कौन सा? रीडिंग। ये रीडिंग पे ज्यादा फोकस करता है। जो न्यू मेथड है, देखो यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है न्यू मेथड, है ना। तो न्यू मेथड जो है वो किस पे फोकस करता है? आपका रीडिंग पे फोकस करता है। चलिए,
सर लेवल 2 का कोर्स भी करवाएंगे क्या? नहीं, 2 का कोर्स तो अभी तो देखो पॉसिबल है नहीं। हाँ बिल्कुल, डी आंसर जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, द टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन इज रिलेटेड टू। आपका कॉम्पोजिशन की जो टीचिंग है वो किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग स्किल से, रीडिंग स्किल से, राइटिंग स्किल से, लिसनिंग स्किल से, कौन से स्किल से आपकी रिलेटेड है? तो आपको आंसर में कमेंट करना है। चलिए, रीडिंग वाला ठीक था सभी का। तो कॉम्पोजिशन का मतलब ही होता है कंपोज करना, लिखना, रचना करना। तो ये किस में आ जाता है? आपका राइटिंग स्किल में आ जाता है। स्पीकिंग का इससे कोई लेन देन नहीं है, रीडिंग का भी इससे लेन देन नहीं है, और स्पीकिंग का भी इससे कोई लेन देन है नहीं। तो 63rd में आपका आंसर रह गया सी वाला जो ऑप्शन है, राइटिंग स्किल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू ELT एम्फेसाइजिस ऑन। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, वो किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती है, किस चीज पे जोर डालती है? स्पीकिंग कॉम्पिटेंस पे, राइटिंग पे, थिंकिंग पे, या कम्युनिकेटिव पे ही? तो डेफिनेट सी बात है, नाम ही कम्युनिकेटिव अप्रोच है, तो कम्युनिकेशन पे ही होगा सारा फोकस। तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल क्वेश्चन में ही आपका आंसर दे रखा है इसमें। चलिए, इसमें आपका आंसर दे रखा है इसमें आपका आंसर दे रखा है कौन सा? 4th वाला। जिन्होंने ये वाला आंसर किया है कमेंट में, बिल्कुल ठीक है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड। इनमें से विजुअल एड कौन सा नहीं है? कार्ड्स, चार्ट्स, ग्लोब या रेडियो? आपको सही से आंसर कमेंट करना है। इनमें से आपका कौन सा आंसर है वो ठीक रह जाएगा। चलिए, तो इसमें देखो कार्ड्स, चार्ट्स और ग्लोब, इसमें अपने को पूछा है जो विजुअल एड में शामिल नहीं है। तो विजुअल एड तो ये तीनों है ही, तो आपका आंसर क्या रह गया? रेडियो। रेडियो विजुअल एड में शामिल नहीं है। बिल्कुल सभी का ठीक आंसर आ रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, सेकेंड लेवल इंग्लिश का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट लेवल के लिए टेस्ट सीरीज इंग्लिश की अवेलेबल है, वो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश के साथ में कोई अदर सब्जेक्ट की भी आप खरीदना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज या कोर्स कंप्लीट, तो वो आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके यहां से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे ऑफर है, अच्छा कोर्स अवेलेबल है, सभी टीचर्स अच्छे हैं, और किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी हो आपको तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट का भी एक पर्टिकुलर टाइम रखें, हर टाइम नहीं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राइटिंग इज ए एंड नॉट ए। राइटिंग क्या है? क्या राइटिंग फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है? ये अपने को बताना है। तो पहले से ही आपका ठीक हो जाएगा, बाकी तो अपने आप इसके साथ ऑप्शंस जुड़ जाएंगे। चलिए, इसमें आप आंसर कमेंट करिए। अमन सेन बोल रहे हैं सर पीडीएफ तो देखेंगे अवेलेबल हो पाएगी क्या? सारे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। हाँ, दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। चलिए, सभी अच्छे हैं। देखो, राइटिंग क्या है? प्रोसेस है, फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्म कुछ करना नहीं होता, प्रोडक्ट भी नहीं है। राइटिंग क्या है? प्रोसेस है। तो फिर क्या नहीं है? ये प्रोडक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए तो हमने ये ऑप्शन गलत कर दिया। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? प्रोसेस वाला। चलिए, जिनका आंसर 4th वाला है वो बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, 66 में डी आपने कमेंट किया है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्लासिकल मेथड इनमें से कौन सा है? ऑडियो लिंग्वल है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, बाइलिंग्वल है, डायरेक्ट है? कौन सा क्लासिकल मेथड है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। कोर्स की बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, कंप्लीट कोर्स तो अवेलेबल नहीं है। जो भी कंप्लीट कोर्स के लिए पूछ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स तो अवेलेबल नहीं है। टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है।
चलिए, सभी का आंसर आ रहा है इसमें। बिल्कुल, आपका सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो आपका क्लासिकल मेथड है। ये टेस्ट सीरीज सेकंड लेवल वालों के लिए, बाकी जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनके क्वेश्चंस भी इसमें शामिल ही हैं। कुछ टॉपिक्स सेकंड लेवल वालों के और फर्स्ट लेवल वालों के सेम ही है। अगला है ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स हैं वो किस चीज को रिड्यूस करते हैं? एफर्ट को, टाइम को, इंटरेस्ट को और वर्बलिज्म को। तो ये आंसर्स भी आपसे ही आए। हाँ, जीटी मेथड, बिल्कुल ग्रामर ट्रांसलेशन ही। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा ऑडियो विजुअल मटेरियल है जो रिड्यूस करता है। ऑडियो विजुअल इनमें से किसको रिड्यूस करता है? एफर्ट को, टाइम को, इंटरेस्ट को या वर्बलिज्म को? इसका आप कमेंट करिए आंसर में। प्रमोद यादव कौन से नहीं, टाइम को तो रिड्यूस नहीं करते। देखो, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स लाने के लिए एफर्ट तो लगाने पड़ते हैं, टाइम भी उसमें कंज्यूम काफी होता है, इंटरेस्टिंग वो बनता ही है। मनप्रीत जी, आपकी क्लास अच्छी लगी, थैंक यू जी। चलिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये वाला। ऑडियो विजुअल मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो फिर बोलने का काम कम हो जाता है, उन्हीं का काम रहता है। एफर्ट तो पूरे लगते हैं, टाइम भी लगता है, इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन हाँ, बोलने का काम कम पड़ता है। बिल्कुल, ये वाला आंसर जिनका है उनका ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिमीडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मीन्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ। रिमीडियल लैंग्वेज टीचिंग जो है वो इनमें से किसके लिए डेवलप हुई है? पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, लिमिटेशन ऑफ क्लास साइज, या फिर ये दोनों? किसके लिए हम रिमीडियल टीचिंग करवाते हैं? हाँ जी, किसके लिए अपन रिमीडियल टीचिंग करवाते हैं? आप आंसर करें कमेंट अपने। चलिए, इसमें देखो, पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, रेगुलर टीचिंग से कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो छूट जाते हैं, या एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग। तो बात ये वाली ठीक है, और ये किस में दे रखी है अपने को? इसमें दोनों ही दे रखी, तो फिर आपका आंसर रह जाएगा ये वाला, फोर्थ वाला। ठीक है, क्लास साइज को लिमिट करने के लिए ये नहीं बनाई गई है, ये दोनों चीजों को, यानी स्किल्स और एरिया जो छूट गए हैं उनको ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बनाई गई रिमेडियल टीचिंग। बिल्कुल जी। और अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वन ऑफ द मेन बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स इज। ये टाइम है, यहां पे टाइम नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द मेन बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल। सेशन को जिन्होंने शेयर नहीं किया है, अब इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें। अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए थे, नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में और ऐसी क्लासेस आपके लिए रखी जाएंगी। और स्काई एजुकेट चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, यहां पर आपको सारी क्लासेस जो लाइव स्ट्रीम है उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आप मेरे साथ जुड़े रहे, इन फ्यूचर भी आप जुड़े